नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ये स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने राजस्थान जेई, अदर स्टेट जेई की, एसएससी जेई की क्लासेस चल रही हैं और उसमें भी अपने सोइल का चैप्टर चल रहा था, अपने कॉन्सोलिडेशन चैप्टर चल रहा था। ठीक है, आई होप कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अब क्वेश्चन भी निकाल रहे होंगे। जितने चैप्टर हो गए हैं अपने, तो आपको क्वेश्चनों को आराम से लगभग हम सोइल के आधे हिस्से तक पहुँच चुके हैं। लगभग जितना सफ़र हमने सोइल में अब चेंज कवर कर लिया है उतना ही और आगे कवर करना है बस। फिर सोइल हमारी भी खत्म हो जाएगी, फिर अपन नया सब्जेक्ट फिर स्टार्ट करेंगे। पर अब सोइल में कंसोलिडेशन से सॉरी, अब देखिए इसके बाद एक चैप्टर है सेयर स्ट्रेंथ। वहां तक आपको अगर चैप्टर आ देखो, सेयर स्ट्रेंथ तक बहुत इंपॉर्टेंट थी सोइल। मैंने कहा था यहाँ तक आपको सोइल आनी ही चाहिए किसी भी हालत में, यहाँ तक, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आपको यहाँ तक आते ही आते हैं। चलिए, हमने कंसोलिडेशन में बात की थी। कंसोलिडेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, इसको मैं हर वीडियो में आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं इसको रिवाइज नहीं कराऊँ क्योंकि कंसोलिडेशन कंप्रेशन रिवाइज करते करते आपको बहुत दिन हो गया, अब तो चलने लग गया होगा दिमाग में। कल हमने क्या जान लिया था इसके बारे में? हमने कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जान लिया था, कोफिशिएंट ऑफ हमने के रिकम्प्रेशन के बारे में जान लिया था हमने, फिर हमने कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया था और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज के बारे में पढ़ लिया था। हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या था कि कर्व था एक स्ट्रेस और वॉइड रेशियो के बीच में था। तो हमने देखा कि उसके हमारे पास क्या जो वैल्यू मिल रही थी, हमारे एवी की वैल्यू क्या मिल रही थी, हमें कांस्टेंट नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमने क्या करा कि इसके लिए हमने आगे जाके क्या पढ़ा, कंप्रेशन इंडेक्स पढ़ा, जिसके लिए हमें क्या हुआ, लाइनर मिल रहा था और कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वो किसके लिए था, हमारा एनसी सॉइल के लिए था। किसके लिए था? एनसी सॉइल के लिए। फिर हमने पढ़ा रिकम्प्रेशन, कंप्रेशन इंडेक्स के बराबर क्या पढ़ा, रिकम्प्रेशन, वो हमने ओसी सॉइल के लिए पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वॉल्यूम चेंज और कंप्रेसिबिलिटी। उतना पढ़ने के बाद फिर हमने कल क्या पढ़ा था कि भाई कंप्रेशन के जो टर्जागी की थ्योरी थी कंसोलिडेशन के पढ़ते, किसने थ्योरी दी थी? टर्जागी ने दी थी। और टर्जागी ने किसके लिए दी थी कि सर वन डायमेंशनल 1D के लिए दी थी। 1D का मतलब कि जो फ्लो था, पानी का फ्लो था, वो वन डायरेक्शन में था, वर्टिकल, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में था। और उसके लिए क्या होता था कि सोइल मास जो हमारा था वो कैसा होना चाहिए था सर? हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए था। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब ये था कि उसकी थ्रू आउट द वॉल्यूम जो थी, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, गुण थी, वेलोसिटी हुआ और उसकी डेंसिटी हुई वगैरह, सारी प्रॉपर्टी जो हर जगह पे उसके समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए थी। और सोइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए थी। और वो डार्सी लो को फॉलो कर रहा था। और डार्सी लो क्या था हमारा कि भाई सोइल हमारी होनी चाहिए जिसका रेनॉल्ड नंबर 1 हो, फुली सैचुरेटेड सोइल हो। और क्या था, ये हमारे केवल ओनली प्राइमरी कंसिडरेशन के लिए वैलिड थी। कौन सी थ्योरी? टर्जागी की थ्योरी, प्राइमरी कंसिडरेशन की थ्योरी थी ये। कल हमने कुछ ऐसी बातें थी इसकी जो वन डायमेंशनल थ्योरी टर्जागी की पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या था कि भाई सोइल का जो सेटलमेंट हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, किस किस हिसाब से हो रहा था। मैं सेटलमेंट के हिसाब से बताया था डेल्टा स्मॉल एच अपॉन डेल्टा कैपिटल एच। मैंने कहा था कि सोइल का सेटलमेंट इतना तो आपने एक्सेप्ट किया था कि भाई इतना सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन कितना हो रहा है उसका रेशियो को हमने कहा था डिग्री ऑफ सेटलमेंट कहा था। ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहा था। फिर हमने उसके अलग अलग रूपों में पढ़ी थी डिफाइन। हमने वॉइड रेशियो के रूप में पढ़ा था, वो पोर वाटर प्रेशर के रूप में पढ़ा था। कल हम ये सब कुछ पढ़ के कुछ 2-4 क्वेश्चन भी निकाल चुके थे। आज हम इसके बारे में नई थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में। एक बार क्या है, न्यूमेरिकल पूछता है, कई बार इन चीज़ों से न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं या फिर सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ जाते हैं ये वाले। तो इन फॉर्मूलों को और याद करना जरूरी है। हर चीज़ आपको कराई जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके की को सोच के ही की जा रही है, क्योंकि हर जो लाइन लिखाई हुई है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ही है। हर चीज़ के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके, इसलिए मैं भले हमारा वीडियो का 30 से 35-40 मिनट का वीडियो लाने का मकसद क्या रहता है कि कई बार अपना क्या पढ़ने का मूड कम होता है। कई बार आप देखो, ऑब्वियसली बात है 90% केस में पढ़ने का मूड कम ही होता है, 10% बेस में अपन पढ़ते हैं। तो 90% केस में एक तो मूड कम है पढ़ने का, 50% मूड है पढ़ने का, लेकिन वहीं हमें लेक्चर भी दिख जाए सामने 2-2.5 घंटे का है तो पूरा मूड क्या होता है, पूरा दिमाग के आज नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटे लेक्चर देखा जाता है क्या? 2 घंटे तो 30 से 35 मिनट का लेक्चर जो होता है, अपन क्या सोचते हैं कि यार 30 मिनट कट जाएंगे कैसे भी करके, तो एक बार देख लेते हैं। और हो सकता है 30 मिनट में आपको इतना आनंद आने लग जाए कि आप अगले 30 के या 1.5 घंटे 2-3 लेक्चर और देख जाते हो कई बार इस चक्कर में। क्यों? क्यों 30 मिनटों में आपको पढ़ने में समझ में आने लगा। और लेकिन 2.5 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आपने 15 मिनट देखा, उसमें आपको बोरिंग सा लग रहा है। भले ही उसमें क्या है कि आधे घंटे बाद आपको आनंद आने वाला हो कहीं भी 2.5 घंटे, लेकिन वो शुरू के जो 15-20 मिनट होते हैं वो आपका पूरा मूड खराब करके 2.5 घंटे के लेक्चर को नहीं देख पाते हो आप। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या रखा था, इसलिए मैंने जो लेक्चर की जो लिमिट है, टाइम लिमिट है,
वो 30 से 40 मिनट इसलिए रखिए ताकि आपका जिस दिन कम मूड हो तो आपका सिर्फ 30 मिनट का ही नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान नहीं। जैसे कई बार अपन बेमूड से बैठे रहते ना कि ठीक है आज पढ़ लेते, लेक्चर निकाल लेते, तो उसमें आपका नुकसान सिर्फ हुआ 30 मिनट के लेक्चर का। लेकिन 2.5-3 घंटे का लेक्चर और वो नुकसान हो जाए तो बहुत दिक्कत रहती है कि वहाँ क्या समझ में आया क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन आज की टॉपिक की, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होती है ये मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं कंप्रेशन डिफरेंट जो इंडेक्स है वो डिफरेंट टाइप की सोइल के लिए क्या क्या वैल्यू होती है उसकी तो वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में। तो कई बार सीधे पूछेगा कंप्रेशन इंडेक्स फॉर लोअर या मीडियम सेंसिटिव के लिए, मतलब मीडियम सेंसिटिव के लिए सेंसिटिव क्या होता है और थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको पहले चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में करा चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ हर चैप्टर को रिवीज किया करो। ठीक है, और अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए, अनडिस्टर्ब सैंपल मतलब जो पहले से डिस्टर्ब होने की जरूरत ही नहीं है उसको, या अनसैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड कुछ भी आ सकता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अनसैचुरेटेड क्ले के लिए कंप्रेशन इंडेक्स का मान होता है, ये ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में हो सकता है, ये ऑप्शन में हो सकता है, ये ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखो जो अनडिस्टर्ब है उसकी वैल्यू ज्यादा और जो डिस्टर्ब है उसकी वैल्यू कम। फॉर्मूला एक ही है 0.009 लिक्विड लिमिट -10, लिक्विड लिमिट -10, 0.007 लिक्विड लिमिट -10, लिक्विड लिमिट माइनस। अब सर लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, सेमी सॉलिड स्टेज क्या होती है, प्लास्टिक स्टेज क्या होती है, लिक्विड स्टेज क्या होती है, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में पढ़ा चुके हैं। आपको उस टाइम मैंने अच्छी तरह कहा था कि ये चीजें पूरी सोइल में चलेगी क्योंकि वो पूरे गुण थे सोइल के थे वहां, मैंने इसलिए बड़े आराम से आपको सब चीजें समझाई हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चरों को देखो, उसके बाद मैंने फिर ये कहा था कि कंसोलिडेशन को देखने से पहले प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं वो सब देख के ही पढ़ना है इसको। चलिए अगर आपसे अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए पूछ ले, अनसैचुरेटेड क्ले के लिए पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला याद करना ये वाला, सीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.009 लिक्विड लिमिट -10। लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपको दे रखी होगी। और कई बार अगर आपसे पूछ ले रिमोल्डेड सॉइल के लिए, रिमोल्डेड और डिस्टर्ब हाई सेंसिटिव क्ले के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.007 लिक्विड लिमिट -10। यदि आपसे नेचुरल वाटर कंटेंट के रूप में पूछ ले कि भाई आपको वाटर कंटेंट दे रखा है, फिर पूछा है कंप्रेशन इंडेक्स बताओ, तो 1.15 × 10⁻², और इनटू में है नेचुरल वाटर कंटेंट। अगर आपको इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा है तो आपके पास क्या हो जाएगा सीसी 0.40, E0 -0.25। मोस्टली 90% केस में ये दो ही आते हैं बस, 90% केस में, 90% केस में ये दो ही पूछे जाते हैं। 10% केस में अगर आपको ये अपने आंखों से निकाल सको तो एक दो बार निकालते रहे, जितनी बार रिवीजन करा करो एक दो बार निकाले करो, लेकिन इनको तो आपको घोंट के पीना है, इन दोनों को तो घोंट के पीना है। अंतर सिर्फ कितना है 9 और 7 का, फॉर्मूला सेम ही। देखो अनडिस्टर्ब के लिए देखो मेरे, अनडिस्टर्ब के लिए जो डिस्टर्ब नहीं है, पहली बात है जो डिस्टर्ब नहीं होगा उसके ज्यादा खुश रहेगा, और जो डिस्टर्ब रहता है वो कम खुश रहता है, क्योंकि वैल्यू आपको क्या है, फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा 0.009 लिक्विड लिमिट -10, 0.007 लिक्विड लिमिट -10। लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे अनडिस्टर्ब में कौन सा था और डिस्टर्ब में कौन सा था। तो डिस्टर्ब में जो डिस्टर्ब रहेगा वो कम ज्यादा दुखी रहेगा, और जो अनडिस्टर्ब होगा वो कम दुखी रहेगा। तो अनडिस्टर्ब है तो उसकी वैल्यू पर ज्यादा खुश रहेगा, अनडिस्टर्ब वाला क्या जो डिस्टर्ब नहीं है वो ज्यादा खुश है, और डिस्टर्ब वाला तो कम ही खुश रहता है, इसलिए वैल्यू कम। तो अनडिस्टर्ब। अनसैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड के लिए की वैल्यू ज्यादा। तो ठीक है, तो देखो पहली सी बात है सीधी, जो डिस्टर्ब होगा हाई सेंसिटिव रिमोल्डेड सॉइल होगी तो उसमें वैल्यू ऑलरेडी कम आने वाली है, क्योंकि उसका तो पहले पास्ट में ज्यादा हो चुका है ना, कंप्रेशन जो भी होगा आपका उसका पास्ट में वैल्यू ज्यादा है तो उसकी वैल्यू अब कम होना है, तो इसलिए उसका पास्ट में हो गया तो 0.0 लिक्विड लिमिट 10, और ये कितना हो जाएगा 0.007 लिक्विड लिमिट -10। फॉर्मूले आई होप कि आपको 50% तो यही याद हो गए होंगे आधे बच्चों को, तो अगर आपने ढंग से सुन रहे हो तो मेरे को। अनडिस्टर्ब के लिए भैया सर अनडिस्टर्ब है खुश ज्यादा है 0.009 लिक्विड लिमिट -10, जो डिस्टर्ब है तो कम खुश है 0.007 लिक्विड लिमिट -10। पीछे की वैल्यू सेम है, आगे की वैल्यू भी सेम है, कंप्रेशन इंडेक्स। अब सर इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वो देगा कि एक सोइल सैंपल है, रिमोल्डेड सोइल सैंपल है, रिमोल्डेड सोइल सैंपल है जिसकी लिक्विड लिमिट 40 है, तो उसके लिए कंप्रेशन इंडेक्स का मान बताओ। ये लो फंस गए आप, तो सीधे फॉर्मूले बता, ये न्यूमेरिकल। अब क्या होगा, इतना सारा कचरा इस दिमाग में घुस जाएगा ना, तो अपन लिक्विड लिमिट देखते ही अपन पता है किस चैप्टर में पहुंच जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे कि वहां से यार लिक्विड लिमिट दे रखी है, लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट नहीं दे रखी, कंप्रेशन इंडेक्स भेजे वाली समझ में बात आई नहीं, क्योंकि तो वहां लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट तो सर ने शुरू में बताई थी, कंसोलिडेशन चैप्टर में कहाँ बताई थी, तो बताई थी। तो आपको याद रखना है लिक्विड लिमिट मिलेगी। हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए
लिक्विड लिमिट भी दे, प्लास्टिक लिमिट भी दे, श्रिंकेज लिमिट भी दे, और फिर के कंप्रेशन इंडेक्स बताओ रिमोल्डेड सोइल के लिए, लेकिन हमें क्या मतलब कुछ भी दे, हमें चाहिए लिक्विड लिमिट ओनली। तो एग्जाम में दे, अब आपको तो बस ये देखना है कि कंप्रेशन इंडेक्स पूछा है, क्ले कौन सी है और लिक्विड लिमिट, बस इतनी सी बात है। और फिर मेन फॉर्मूला कौन सा लगाना दोनों में से, आपको ये देखना है सोइल मेरी अनडिस्टर्ब है। मैंने सारे नाम लिख दिए जितनी बुकों में जो जो क्वेश्चन से नाम आते थे, इसलिए पहले ऑलरेडी, ताकि आपको समस्या ना हो, ये सारे नाम मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। कंप्रेशन इंडेक्स फॉर लो और मीडियम सेंसिटिव के लिए कई जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है, कई जगह आपको अनडिस्टर्ब सैंपल भी मिल सकता है, कई जगह आपको अनसैचुरेटेड भी मिल सकता है, इसमें तो मिल सकता है। ठीक है, समझ के बात को। और तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.009 लिक्विड लिमिट -10, और कई बार आपको रिमोल्डेड मिल जाएगा, डिस्टर्ब मिल जाएगा, हाई सेंसिटिव के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको क्या लिखना है 0.007 लिक्विड लिमिट 10। और आपको नेचुरल वाटर कंटेंट की बात देके पूछा हुआ है कि भाई कोई सोइल सैंपल है, उसका नेचुरल वाटर कंटेंट इतना है, तो कंप्रेशन इंडेक्स मान बताइए, तो आपको 1.15 10⁻² इंटू नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, अब जब ये भी ना दे रखा हो तो व्हेन इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा हो, इनिशियल वॉइड रेशियो इज गिवन, तो सीसी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0.40 ब्रैकेट E0 माइनस 0.25, ये आपको फॉर्मूला, ये दोनों अगर आपको कम याद रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दोनों तो आपको याद हो ही गए, मैं क्या कहूँ। अब अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सोलिडेशन सेल। जब अपन क्या करेंगे, कॉन्सोलिडेशन करेंगे, तो अपन किस टाइप के सेल्स यूज करते हैं, तो वो देखिए। तो दो प्रकार के, एक है आपका फिक्स रिंग सेल और एक है फ्लोटिंग रिंग सेल। एक है फिक्स रिंग सेल और एक है फ्लोटिंग। मतलब फिक्स रिंग सेल में मतलब आपसे पानी की जो इजाजत दे रखी है वो एक साइड से ही दे रखी है, मतलब सिंगल ड्रेनेज दे रखी है। क्या दे रखी है भैया, सिंगल ड्रेनेज दे रखी है। और बोथ साइड में, फ्लोटिंग में क्या होता है, ये अपने दोनों साइड से आपके डबल ड्रेनेज दे रखी है। ठीक है, अब देखो मैंने इतनी सी बात लिख रखी है, उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो यहीं आ जाएगा, फिक्स रिंग सेल ऑपरेटर में सोइल सैंपल का यूज सोइल की परमिलिटी ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। कि सोइल की परमिलिटी भैया क्या होती है, कैसा सोइल सैंपल में से सोइल का निकलना, तो इसके लिए हम सोइल की परमिलिटी ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, परमिलिटी याद करने के लिए फिक्स रिंग सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर परमिलिटी मिल जाए, हो सकता है कॉन्सोलिडेशन ऑप्शन नहीं हो, तो परमिलिटी हो तो परमेबिलिटी भी ज्ञात की जा सकती है। और फिक्स रिंग सेल अपैरेटस में क्या, सोइल सैंपल पर लगने वाले फ्रिक्शन फ्लोटिंग रिंग से ज्ञात किया जाता है। कॉन्सोलिडेशन करते समय मिनिमम थिकनेस ऑफ सैंपल कितनी दी जाती है भैया, 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्सोलिडेशन कर रहे हो तो सैंपल की थिकनेस है वो 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली कंडीशन में थिकनेस ऑफ सैंपल कितनी जाती है, 60 mm ली जाती है। क्या लेते हैं, 60 mm ली जाती है मिनिमम। नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या लेते हैं, 60 mm लेते हैं। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे टाइम फैक्टर और अपने जो अपना कॉन्सोलिडेशन होते समय टाइम और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्सोलिडेशन के बीच में क्या रिलेशन है। टाउ वी टी बराबर CVT/d², ये अपना फॉर्मूला होता है, जिसमें किसमें, टाइम फैक्टर में और अपने ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्सोलिडेशन और टाइम के अंदर क्या बीच में रिलेशन होता है। फिर इस रिलेशन से कई बार आपसे टाइम पूछा जाता है कि सिंगल ड्रेनेज के लिए क्या वैल्यू आती है, डबल ड्रेनेज के लिए क्या वैल्यू आती है। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी रहने वाला है वो रिलेशन। अब अपन क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अब उसके लिए मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फिर लिखाता हूँ, उसी अपन पढ़ते हैं उसी चीज़ को। चलिए, अब अपन ने वो चीज़ पढ़ लिया। अब अपन चैप्टर के एंडिंग पे हो रहे, लास्ट टॉपिक रहा है आपके, बस चैप्टर ये अपना खत्म हो जाएगा। कॉन्सोलिडेशन से भी अपन फ्री हो जाएंगे। अब फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे शेयर स्ट्रेंथ पे, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कि सर क्या भोली बात करते हो, जो चैप्टर कराते हो उसके बाद वाला कहते हो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नौकरी पानी है तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पास होना होता तो इतना सफिशियंट है, लेकिन आजकल आपको पता है कि मेरिट ऐसी जा रही है कि मतलब एक चैप्टर को भी अपन हल्के में नहीं ले सकते। एक चैप्टर को हल्के में लेने का मतलब ये है कि एक चैप्टर से पता है एक क्वेश्चन आना है, लेकिन उस एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ते हैं अपन, और नहीं, और कोई गारंटी भी नहीं आएगा। लेकिन क्या करेंगे, कंपटीशन ही इस लेवल का हो चुका है अब कि एक एक पर्सन की मार है, और एक नंबर का मतलब उससे पूछिए जो एक नंबर से बाहर बैठा हो। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए कहा जाता है कि ये वो चैप्टर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हो चुका है अपने को, अगला और करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं अपने में, मैंने कहा था जैसा भी बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV और टाइम फैक्टर TV और टाइम रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन। भाई कंसोलिडेशन में कितना टाइम लग रहा है
उसके बीच में रिलेशन। तो टीवी बराबर CVT अपॉन डी स्क्वायर। सर इतना गंदा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा। TVCVT अपॉन डी स्क्वायर। एग्जाम में अभी तो बहुत सोरा लग रहा है दिखने में कितना गंदा, लेकिन एग्जाम में क्या आ जाएगा, CVTVT स्क्वायर। अब वहां गोचा हो जाएगा कि आ सही कि ये सही, गड़बड़ तो होनी है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है, सरसरी आंखों से देखा है हमने, तो सरसरी आंखों से देखा है तो वो सरसरी रास्ते से निकल जाएगा। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो अपना कोई भी कोड वर्ड बना लो याद करने के लिए। मैं ऐसी कोई ट्रिक नहीं देने वाला आपको कि इस ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि ट्रिक क्या होती है एग्जाम में धरी रह जाती है कई बार मैक्सिमम। क्योंकि जो ट्रिक होता है, कोई फॉर्मूला होता है ना, वो आप अगर 10 से 20% चीज़ों में लगा रहे हो ना, जब तो मैं मानता हूँ कि वो सूटेबल होता है, लेकिन आप 100% चीज़ें पढ़ रहे हो और उसमें से 90% चीज़ें आप ट्रिक पे पढ़ के गए हो, 10% कॉन्सेप्ट पे पढ़ के गए हो, तो 90% ट्रिक है ना वो फेल हो जाएंगी। क्योंकि आपने जो ट्रिक जिसके लिए याद करी है वो वहाँ पे एग्जाम में पक्की 100% गारंटी से कह रहा हूँ वहाँ अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। आप किसी दूसरे में अप्लाई करके आओगे उसे, और ट्रिक फिर अपन ट्रिक फैल जाती है। हाँ, अगर आपने 90% कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, 80 से 10, 70 से 80%, 70 से 80% कॉन्सेप्ट से पढ़िए, 10 से 20% आप ट्रिक से पढ़िए। क्योंकि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, उनका रीजन होता है वो याद नहीं हो, बहुत टफ रहते हैं, तो उनके लिए अपन एक माइंड में कोड वर्ड लेके चलते हैं कि भाई इस कोड वर्ड से मेरे को ये चीज़ याद रहेगी। जैसे मैंने अपना अभी कंसोलिडेशन टाइप पढ़ाया था, तो मैंने आपको लेके चला IPS। अब मुझे IPS से क्या याद करना, कि आपको पता लग गया कि IPS अगर मुझे, क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, मुझे पहचानने वाला है, तो मुझे IPS याद आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसे इनिशियल है, इसे प्राइमरी, इसे सेकेंडरी है। तो मैं अब रिवीजन के लिए इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी थोड़े रटूंगा। अब मुझे सिंपल से बात है, मैंने एक नाम रट रखा है IPS 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 IPS, कंसोलिडेशन मतलब IPS, कंसोलिडेशन मतलब IPS। तो IPS ये 10% 5% आपके कोडवर्ड चलते हैं, लेकिन हर चीज में कोडवर्ड मत लेके चला करो। हर चीज में कोडवर्ड लेके चलने का मतलब ये है कि आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हो। ठीक है, तो टीवी बराबर क्या होगा, मैं इतनी बार अपने इसका नाम लेंगे अभी, टीवी फिर CVT अपॉन में डी स्क्वायर। अब एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछ ले, CV से पूछ ले तो CV, TV, D उधर चला गया, डी स्क्वायर अपॉन में T, ये लो, ये भी सही है। अब वो T पूछ ले तो TV अपॉन डी स्क्वायर इंटू CV, ये लो। तो एक फॉर्मूले को याद कर लो, एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले आपको आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये इसमें संबंध है टीवी बराबर CVT अपॉन डी स्क्वायर। टीवी क्या है हमारा, टाइम फैक्टर। क्या है भैया, टाइम फैक्टर। CV क्या है, अपना कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पढ़ते हैं। T क्या है, कंसोलिडेशन में लगने वाला टाइम कितना है रिक्वायर्ड, और D कितना है, डेप्थ, वो किस सोइल पार्टिकल द्वारा उसकी डेप्थ क्या है, कितना उसको रास्ता तय करना पड़ रहा है पानी को बाहर निकलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है देख लो, D डेप्थ ऑफ ड्रेनेज पथ कितनी है, तो सिंगल ड्रेनेज होगी तो ये रही, और डबल ड्रेनेज होगी तो ये। मैं आपको कहानी समझा चुका हूँ अच्छी से कि भाई जब हमारे पास, भाई सिंपल सी बात है, सिंगल ड्रेनेज है, आप सिर्फ ड्रेनेज यहाँ से पानी को अलाउ कर रहे हो कि भाई यहाँ से पानी जाओगे, तो यहाँ वाला पानी भी तो इसी रास्ते से आएगा। भाई यहाँ पे जो वाइट वाटर है तो वो भी तो ये रास्ता तय करके आएगा, इतना रास्ता तय करके आएगा कि नहीं सर, कितना आएगा, H आएगा। अब मैं वहीं कह दूँ आपसे कि मैं पानी को ऊपर से भी निकलने दे रहा हूँ, भाई यहाँ से भी फ्री कर रहा हूँ पानी को, कि वाटर मेरा ऊपर से भी निकल सकता है, डाउनवर्ड से भी निकल सकता है। ठीक है, अपवर्ड से भी जा सकता है, डाउनवर्ड से भी जा सकता है। तो अब जो यहाँ का पानी है वो चाहे वो इधर से निकल जाए तब भी उसको H/2 दूरी तय करनी पड़ रही है, और चाहे वो इधर से निकल जाए तब भी उसको H/2 दूरी तय करनी पड़ रही है, H/2 करनी पड़ रही है। और यहाँ वाले तो कोई दूरी तय नहीं है, तो मैक्सिमम दूरी कहाँ है, यही तो है सेंटर में। इधर से निकल जाए इधर से निकल जाए, बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसलिए सिंगल ड्रेनेज में जो D का मान होगा वो H के बराबर ही होगा। H जितना दे रखा है आपको, सोइल H मतलब सोइल सैंपल की लेंथ, हाइट, थिकनेस जितनी भी दे रखी है उसके बराबर ही होगा। लेकिन जो डबल ड्रेनेज में है, जो डेप्थ कितनी हो जाएगी, D बराबर H/2 हो जाएगी, H0/2 हो जाएगी। समझ गए क्यों हो गई, सिंगल ड्रेनेज में लंबा वे तय करना पड़ रहा है, जबकि डबल में हाफ ही करना पड़ रहा है, तो हमारी आराम से हो जाएगी। तो सर कहने का मतलब, कहना क्या चाहते हो आप, कहना मैं ये चाहता हूं कि जो ये वाली जो डेप्थ है ना हमारी, वो सोइल पे डिपेंड नहीं कर रही है कि सोइल का टाइप कौन सा है। सोइल के टाइप पे डिपेंड कर रही है क्या, एक ही किले के अलग मान से भाई सोइल के टाइप पे डिपेंड थोड़ी कर रही है, तो हमारी ड्रेनेज पथ पे डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए किले है, यहाँ पर भी किले है, यहाँ पर भी किले, यहाँ पर भी किले, लेकिन क्या हो, तय दूरी इतनी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर H सिंगल ड्रेनेज के लिए सिर्फ एक तरफ से निकल रहा है, तो D बराबर HV02 और D बराबर H0/2 हो गया। ठीक है, तो ये बात हमारी आराम से हमको तय करनी है। तो यहाँ पर अब क्या है,
अब ये देखिए इसमें क्या होता है, कई बार सीधे सीधे आपसे टाइम फैक्टर पूछ लेता है, कई बार सीधे सीधे एग्जाम में टाइम फैक्टर भी पूछ लेता है। तो टाइम फैक्टर याद करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, समझिए मेरी बात को, इधर ध्यान से सुनिए, उस चीज को छोड़िए आप, पहले पहले इधर देखिए आप मेरे पास। टाइम फैक्टर बराबर टीबी बराबर क्या होता है, देखिए जब आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान 60% से कम हो, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मान 60% से कम हो, मतलब यू है जो हमारा 60% से कम हो, 60% से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान कितना 60 या 60% से कम हो, तो मेरे टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू यू परसेंट का होल स्क्वायर। सर समझ में नहीं है, अरे यू तो बेटा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ना दे रखा होगा आपको, तो π/4 मान लीजिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान कितना है आपके 10% दे दिया, 10% दे दिया तो 10% का स्क्वायर। सर ये परसेंट कैसे, अरे परसेंट हटा दो ना बेटा, क्या दिक्कत है, परसेंट हटा दो, तो परसेंट आएंगे तो क्या करेंगे सर, बट्टे में 100 ले लो, कोई दिक्कत। तो सर इसको सीधा फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इस फॉर्मूले का π/4 इंटू यू बट्टा 100 का स्क्वायर, यहाँ बस परसेंट में नहीं लिखना। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हो ना यू, क्यों परसेंट ही तो 100 का मतलब क्या, परसेंट हटा दिया आपने, अब परसेंट में नहीं लिख रहे हो भाई, अपना डिग्री कौन कितना परसेंट था, अगर सीधा आपको बिना परसेंट के दे रखा हो तो आप यू ले लो सीधा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वैल्यू अलग अलग मैंने आपको लिखवा भी दी है साथ में, ठीक है। अगर 60% से अधिक हो जाए तो के लिए भी अलग कहानी है, क्यों टेंशन ले रहा है बच्चा। क्योंकि पर एग्जाम में 60% से कम तक के लिए ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आईईएस नहीं बना रहा है, जेईएन या एएन ही बना रहा है आपको, तो उसी लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर 60% से ज़्यादा हो जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 1.7813 माइनस 09332 log 10 100 माइनस यू परसेंट। सर ये याद नहीं होगा तो मत कर, नहीं होगा तो कौन कह रहा है याद कर, कौन कह रहा है आपसे याद करो, मैंने तो नहीं कहा आपसे याद करो बस, लेकिन नोट्सों में होना जरूरी है ना, कि भाई 60% तक की कहानी है लेकिन उसके आगे की कहानी कहाँ है। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है, तो मैंने 90% के लिए अगर कहीं पूछा है तो आप इसको कैलकुलेटर से याद करके भाई 70 80 90 3 के लिए आप निकाल के याद कर लो। अगर सीधे वैल्यू की न्यूमेरिकल सीधे वॉल्यू पूछेगा, यहाँ यू परसेंट दे देगा, जितना हो रखा है उतना लिख दो भाई, 100 माइनस यू परसेंट कितना हो गया, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब समझते हैं अपन ने यहाँ क्या क्या लिखा है, तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट कंसोलिडेशन सीवी, टाइम फैक्टर टीवी, रिक्वायर्ड टी फॉर कंसोलिडेशन, टीबी बराबर सीवीटी अपन डी स्क्वायर, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज पथ, सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज, h0/2 टाइम फैक्टर कितना होता है, इफ यदि कंसोलिडेशन इज लेस देन 60%, तो फॉर्मूला हो जाएगा टीबी बराबर π/4 इंटू यू परसेंट का होल स्क्वायर। इसको परसेंट हटाया तो मैंने क्या हो गया, टीवी π/4 इंटू यू बटा 100 का स्क्वायर। अगर मैंने मान लीजिए यू मेरा कितना है 10% है, तो 10% की वैल्यू रखी तो मेरे पास आया 0.0078, फिर मैंने 20% रख के देखी तो मेरे पास वैल्यू आई 0.314, फिर मैंने 50% रख के देखी। ये एग्जाम में पूछी हुई है, एक न्यूमेरिकल में भी पूछी हुई है और एग्जाम में भी पूछी हुई है सीधी, तो इसको याद कर लेना भैया, जो पूछी हुई होती है वो मोस्ट हो जाती है, क्योंकि 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट होते हैं तो हमें याद करना ही पड़ेगा। U50 के लिए 0.20, कहानी खत्म। 0.196 याद करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा याद करो 0.20, कोई दिक्कत कोई भी नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ तक कहानी होगी, समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्वेश्चन मत करना, बताओ, सिर्फ क्वेश्चन करते ही पाप हो जाएगा, क्वेश्चन आप नहीं करोगे, क्वेश्चन हम करेंगे बस, तो तुम कर लो भाई, तुम भी तो नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या नहीं आ गई, आप बताओ, पूरी आ गई। अब चलिए अपन कुछ इसमें एक चीज कर लेते हैं, एक फॉर्मूला कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये ड्रेनेज पथ की बात है, मैं पोर वाटर प्रेशर पूछूं ज्यादा कहाँ पे होगा, हालांकि ये चीज बता चुका हूं मैं आपको, मान लीजिए डबल ड्रेनेज की बात कर रहा हूं मैं, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आपके कॉमन सेंस, इतना पूरा चैप्टर पढ़ा है, मैं इसको कराऊंगा नहीं ना, मैं इसमें लिखाऊंगा, बस ये है कि आपके कॉमन सेंस का आप मुझे पढ़ रहे हो, बस यहाँ पर अपन इतने 3-4 दिन से क्लासें ले रहे हैं कंसोलिडेशन की, तो थोड़ी सी आपसे पूछने वाला हूँ कि मान लीजिए यहाँ से दोनों तरफ से मैंने पानी को निकलने की इजाजत दे रखी है, तो मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर कहाँ मिलेगा आपको, मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर। सर ऐसे क्वेश्चन पूछना अपराध है, आप पूछोगे हम पढ़ेंगे नहीं, और आप सामने होते तो मैं आपके मुक्के मुक्के मारता हूँ। तो देखिए, तो आप कहोगे सर ठीक है पोर वाटर प्रेशर ही तो पूछ रहे हो, प्रेशर का मतलब कह रहे हो कि पानी में और सोइल के कणों में सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ होगा, लड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी, मारा मारी सबसे ज्यादा कहाँ होगी। अच्छा यूँ कौन सर, लड़ाई वड़ाई में दंगे दंगे कहाँ ज्यादा होंगे ना, तो दंगे सर यहाँ ज्यादा होंगे बीच में। आप पहले बोले थे, आप तो ये पोर वाटर प्रेशर प्रेशर पूछ रहे हो, प्रेशर नहीं, दंगे कहाँ होंगे, दंगे तो यहाँ होंगे ज्यादा। क्यों होंगे, क्योंकि तो यहाँ का पानी है, इधर वाटर वॉइड है, यहाँ वाटर वॉइड है,
और यहाँ वाटर वॉइड है, तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पानी निकलने की इजाज़त दे दी है भाई, यहाँ इजाज़त दे दी है अपने को भाई, परमिशन मिल गई है निकलने की, हेलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हेडेक लेने की जरूरत नहीं, यहाँ वाले टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों टेंशन लें, क्यों प्रेशर लें, फालतू क्यों टेंशन लें यहाँ वाले पर, लेकिन यहाँ वाले ऐसे कैसे निकलते हैं, आगे हैं वो सल्टेंगे, आगे वाले पीछे वाले क्यों जाए, 50 आदमी होते हैं ना आगे वाले सल्टेंगे, हम क्या, हमें क्या मतलब है, हम तो इनसे जो यहाँ पर सोइल पार्टिकल इनसे लड़ेंगे, आपा कौन जावा आपा ठीक रहे वहाँ, अपन बाहर नहीं निकलेंगे भाई, ऊपर से प्रेशर आ रहा है आने दो, अपने को यहीं रहना है, अपने कई देर लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये निकलते जाएंगे जगह खाली होती जाएगी, जब भाई का बहम उतर जाएगा कि आगे वाले भी चल दिए तो अपने को भी चलना पड़ेगा, तो लास्ट में तो, लेकिन स्ट्रेस जनरेट ज़्यादा कहाँ हुआ, यहीं तो हुआ, तो बिल्कुल सर यहीं हुआ, इसका कर्व ये बन गया भाई, ये भाई यहाँ ज़्यादा हुआ, तो भाई किनारों पे तो कम हुआ मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, गजब। अब भाई यही बात मैं सिंगल ड्रेनेज की कर लूँ, क्या सर बड़ी बात करते हैं आप, सिंपल सी बात है सर, अब मैं समझाओ बस सर, अब आप बंद करो, अब समझ गए, अब कंसल्टेशन हम ही पढ़ा देंगे, अब तो आपको ही, आप आ जाओ लाइन पे। देखिए यहाँ से स्वाभाविक सी बात सर, यहाँ से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, फंसे पड़े रहेंगे यहाँ पे, यहाँ वाले ज़्यादा 3-5 करेंगे, पक्की करेंगे सर, लास्ट में जाके जब उनका बहम उतरेगा जब वो आएंगे, तो मतलब यहाँ आने वाला है, तो सर ये सिंगल ड्रेन नीचे से कहीं क्या ऊपर से भी निकाल सकते हो आप, परमिशन दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे दो, कहीं से भी दे दो, सिंगल ड्रेनेज का मतलब ये है वन साइड डायरेक्शन, क्योंकि कंसोलिडेशन की थ्योरी क्या है, 1D, मतलब ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में एक जैसा है, अपवर्ड से जान दो डाउनवर्ड से जान दो, सिर्फ ये थ्योरी थी जो हम पढ़ चुके थे। तो अब मैं आपसे पूछ लूँ कि सोयल सैंपल में पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम कब आएंगे, सर बस कहानी समझ गए, अपने बीच बात रहनी चाहिए, अपने बीच बात रहनी चाहिए, तो इसको नहीं लिखाऊं भले मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है, तो इसको मैं अपना लिखा रहा ना कर रहा, आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। अब मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले से बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व करना चाहता हूँ। तो टीवी बराबर CVT अपॉन में D स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मान लीजिए इसको लिखना है आपको, ठीक है, साथ में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लियर सैंपल है, क्या है भैया, क्लियर सैंपल है, तो सर मान लिया। अब मैं कहता हूं कि एक बार मैं पानी को निकाल रहा हूं सिंगल ड्रेनेज से, निकाल लो सर, और एक बार निकाल रहा हूं डबल ड्रेनेज से, सिंगल ड्रेनेज है और डबल ड्रेनेज है, मतलब क्या कहने का मतलब सर, एक बार आप ये वाला सैंपल यूज कर रहे हो और एक बार ये वाला सैंपल यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैं पूछ रहा हूँ कि टाइम में कितना फर्क पड़ेगा, टाइम में क्या फर्क पड़ने वाला है, चलिए निकालते हैं। तो मेरे पास टाइम CV फॉर्मूला इधर है, टीवी बराबर CVT अपॉन में D स्क्वायर, ठीक है, मुझे टी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो मैंने ले लिया T1, ये मेरा T1 है, तो मैंने T1 ले लिया, तो मेरा उधर से पक्षांतरण हो गया TB हो गया, D स्क्वायर हो गया, उधर चला गया, और मेरा CV बटे में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत सर, तो नहीं दिक्कत। अब मेरा ये कैसा है भैया, सिंगल ड्रेनेज है सर, तो सिंगल ड्रेनेज है, तो सिंगल ड्रेनेज के लिए D की वैल्यू कितनी होती है सर, H के बराबर होती है, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत, सिंगल ड्रेनेज में D की वैल्यू जो होती है वो H के बराबर होती है, TV H का स्क्वायर, सीधा क्या हो जाएगा भैया कि H का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में CV, कोई दिक्कत नहीं सर, समीकरण 1 मान लो, इसको मान लिया, आप कह रहे हो वैसे कर रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर रहा हूं। अब इधर आ जाओ डबल ड्रेनेज के लिए, तो डबल ड्रेनेज के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, TB बराबर CVT2 अपॉन में D स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत सर। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, T2 चाहिए, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास TB D स्क्वायर बाई CV, हो गया। अब D इसके लिए क्या होता है कि सर H/2 होता है डबल ड्रेनेज के लिए, तो होता है तो पुट कर दो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, चलिए तो बता रहे हो तो लिख दो, तो लिख दिया हमने, तो ये मेरा CV हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये रिएक्शन बन गई फर्स्ट और ये बन गई सेकेंड, बन गई, तो रिएक्शन 1 व 2 को सॉल्व करने पर, सर सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व भी तो आप ही करोगे, यहाँ तक ये सर टेंडर था अपना, आगे आप देखो। चलो ठीक है, तो मुझे T1 T2 रिलेशन देखना है, तो ये मैं रिलेशन देखा, मैं T2 वगैरह क्या आया था मेरे पास, CV से CV चला गया, मेरा TB से मेरा TB चला गया, H स्क्वायर से मेरा H स्क्वायर चला गया, इसका स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, T2 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जब मैं रिएक्शन लूंगा तो T1 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, 4T2, ये T2V2 मत क्या करो, सही बताओ, तो 4T2 क्या हो जाएगा भैया, T1 बराबर 40। इसका कहने का मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमें समझ में नहीं आया, अरे तुम्हें तो कैसे आएगा, मैं समझाऊंगा तभी तो आएगा। तो इतनी कहानी से मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंगल के लिए टाइम दे रखा है, सिंगल ड्रेनेज के लिए टाइम दे रखा है, और डबल ड्रेनेज के लिए टाइम पूछ ले एग्जाम में न्यूमेरिकल देके, बहुत बड़ा गंदा न्यूमेरिकल दे देगा एग्जाम के अंदर,
ये है फलाना चीज ढीकना, ये चीज अब दे के पूछ लेगा सिंगल के लिए, सिंगल ड्रेनेज हो रहा था तो इतना टाइम लग रहा था, तो बताइए डबल ड्रेनेज के लिए कितना टाइम लगेगा। अब अपन सोचेंगे करो इस रामायण को पूरी को, अरे पूरी रामायण नहीं करनी है, सिंगल ड्रेनेज का दिया है, डबल ड्रेनेज का पूछा है तो क्या हो जाएगा सर, 4 से गुणा कर दो बस। हमारा जो T1 होगा वो 4 T2 का कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना T2। मतलब T1 निकालना है तो हमें T2 का क्या कर दो, 4 गुना कर दो, एक देगा। अगर सर T1 T2 पूछ लेगा तो, अरे यार कैसी भोली बात करते हो आप, T2 पूछ लेगा तो ये लो आपका T1/4 हो जाएगा, इसका 4 गुना कम हो जाएगा। हाँ ये हुई ना बात, तो ये आपकी बात होगी तो आपकी कंप्लीट होगी। अगर इसको ऐसे याद नहीं करो तो S बराबर 4D, ये याद कर लो बस। मतलब सर सिंगल डबल, सिंगल के लिए पूछा है, डबल के लिए दे रखा है तो उसका 4 गुना हो जाएगा, और डबल के लिए दे रखा है, सिंगल के लिए पूछा तो वो इसको पसंद करते रहो। और आया कैसे ये मैंने आपको निकाल दिया, इसको उतार लो। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है। पोर वाटर प्रेशर भी मैंने आपको समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया, चैप्टर हो गया खत्म। अब मुझे इसकी क्विक रिवीजन कराने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना मुझे पता है। और मैं आज थोड़ा क्वेश्चनों की बुक लेके नहीं बैठा हूँ, वरना मैं आपको 2-4 क्वेश्चनों करा देता, और क्वेश्चन बुक लेके नहीं आया हूँ मैं आज, तो कोई बात नहीं। अगर अगले लेक्चर में होगा तो अपन क्या करेंगे, कंसोलिडेशन के कुछ चैप्टर करा लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ याद करेंगे। चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपको इतना सा काम करना है, इतना चैप्टर होने के बाद एक बार क्वेश्चन का रिवीजन और कर लेना है जो पढ़ा है हमने, फिर उसके बाद क्वेश्चन निकालने हैं, और क्वेश्चन निकलते ही सारे क्वेश्चन निकल जाए 80 से 90%, 90 से 95% क्वेश्चन मेरे को पता है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 5-1% न्यूमेरिकल बड़े बड़े वो नहीं होंगे, तो उन टाइप के क्वेश्चनों को मैं छांट के देख लूंगा, तो वो उनको मैं करा दूंगा। फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट अपने एएस स्टडी परिवार के लिए निकाल देने। काम क्या करना है, हमें पता है सर आप क्या कहोगे, मेरी वीडियो शेयर करो, शेयर नहीं करते हो तुम, वो नहीं करते हो। अरे जब पता है तो फिर क्यों नहीं निकलवाते हो मेरे से बार बार। तो प्लीज वही काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ, रोज कह रहा हूँ, रोज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप काम कम कर रहे हो अब, और आपने काम कम कर दिया तो मैं इधर कम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे आप मिलके काम करते हैं, क्योंकि अपना परिवार ये स्टडी चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे। बस इसी दुआ से आप हमारा साथ देते रहिए और साथ रहिए, साथ बने रहिए। और कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने लिखने में, तो आराम से आप संपर्क करो। आपके पास ऑफिस के नंबर भी, मेरे नंबर भी लगभग सबके पास हैं, मुझे पता है कि क्योंकि अपन ए स्टडी चैनल में मैं भी वहाँ जुड़ा हुआ हूँ टेलीग्राम में, तो वहाँ मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। लेकिन बस मेहनत करो, अपने लिए भी और अपने चैनल के लिए भी, अपने दोनों के लिए मेहनत करो, ठीक है। भले ही बेशक चैनल के लिए थोड़ी सी कम करो, लेकिन अपने लिए खुद करो। लेकिन 5-1 मिनट रोज निकालने से आपका मेरे हिसाब से कुछ लॉस नहीं होगा। 5 मिनट एएसडी परिवार के लिए जरूर निकालो डेली। डेली नहीं निकाल सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन 5 मिनट आपको अपने जितने भी टेलीग्राम आपके ग्रुप हैं जुड़े हुए हैं, जो डिप्लोमा से बीटेक से संबंधित हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो उनको प्लीज़ एक बार शेयर किया करो, शेयर जरूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।